होतारं रत्नधातवम् ओषमेव दिवे दिवे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत अच्छा। तो एक बार हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो यहाँ पूरे भारत से बच्चे आए हुए हैं, मुझसे पूछ रहे थे मेरे साथ पूज्य श्रद्धे हमारे गोवा के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी मेरे भाई, और एक बार सबकी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है इस पतली में। और ब्राह्मी देवी जी श्रद्धामयी माता जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और गोवा देखने में छोटा सा प्रांत है, लेकिन गोवा का सौंदर्य, गोवा की संस्कृति, गोवा का इतिहास, गोवा का गौरव पूरे विश्व में है। और ऐसे उस गौरवशाली गोवा के भारत के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी हमारे साथ है। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पतंजलि योगपीठ का ये जो पूरा संसार है, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का ये पूरा आंदोलन, और स्वदेशी खाली पदार्थ नहीं, स्वदेशी संस्कार, स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी संस्कृति मूलक समृद्धि, स्वदेशी शिक्षा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। और अब लगभग 10 प्रांतों ने जिन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड को प्रांतीय स्तर पर, और केंद्र सरकार के जो 5 प्रमुख बोर्ड हैं, बाकी स्टेट बोर्ड तो अलग है, उसमें से भारतीय शिक्षा बोर्ड का 100% वैधानिक मान्यता का, और गोवा में उसमें सबसे पहले हुआ। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तराखंड के बाद गोवा, गोवा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बाकी प्रदेश सम्मिलित हुए उसमें। तो भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय सनातन संस्कृति का उत्कर्ष का जो कार्य पतंजलि की ओर से चल रहा है, तो हमारे परम आदरणीय श्री प्रमोद सावंत जी का मन था कि जो पतंजलि में चल रहा है वो शिक्षा का, वो चिकित्सा का, वो संस्कारों का, और वह विविध क्षेत्रों में भारत माता की सेवा करते हुए इस भारत को विश्व गुरु बनाने का, परम वैभवशाली बनाने का यह जो अनुष्ठान है, भारत का जो यह अमृतकाल चल रहा है, और आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम कुछ इस तरह से आगे बढ़े सभी दिशाओं से कि हम 2045 से पहले ही भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सभी प्रकार की महाशक्ति हम भारत को बना सके, ऐसा हम पुरुषार्थ करें। तो इस दिशा में गोवा भी एक आदर्श अग्रणी प्रांत की भूमिका निर्वहन कर सके, इसके लिए आज हमारे प्रमोद सावंत जी भी इस विजिट पर आए हुए थे। तो मैं 2 बातें बच्चों आपसे कहना चाहता हूं। हजारों बच्चों में से लगभग यो तो लाखों बच्चे पढ़ना चाहते हैं आचार्य कुलम में। उन लाखों बच्चों में से हजारों बच्चे परीक्षा क्लियर कर लेते हैं। उनमें से भी लगभग 500 बच्चों को यहां आमंत्रित करते हैं, और आप में से भी 60 बालिकाओं का अभी कितना
40 बालिकाओं का और 90 बालकों का सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन जो इनका सिलेक्शन हो गया एक बार या हो जाएगा, उनके लिए जोरदार अभिनंदन। बात उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया। जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कम से कम उनको जीवन जीने का एक दृष्टिकोण, जीवन जीने का एक नजरिया आपको यहां पर 5 दिन में सीखने को मिला। आज इनके 5 दिन की शिविर की प्रमोद जी पूर्णाहुति है। तो 5 दिन में आपको सुबह उठा, कितने बजे उठाया गया? 5:30। फिर क्या किया? योग के बाद क्या किया? तो सब आपको पता लग गया ना। इसका मतलब सुबह जल्दी उठना है, उठ करके क्या करना है? योग करना है। एक अच्छी दिनचर्या आपको अडॉप्ट करनी है। फिर अपनी पढ़ाई तो बहुत अच्छी करनी ही करनी है। उसके साथ साथ आपको अपने मन में जो अभी मैं 5-7 बातें बोल रहा हूं, उनको अपने हृदय में भीतर गहरा बैठा लेना है। अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे सेट कर लेनी है, अपना चित्त का, मानस का ऐसा निर्माण करना है। सबसे पहले भोर में उठ करके आपको सिखाते हैं प्रतिदिन माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। सब बच्चे बोलो माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये धरती हमारी माँ है। ये वेद की हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये हमारे संस्कार हैं। तो धरती क्या है हमारी? जोर से बोलो, धरती धरती माता है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः। धरती माता को प्रणाम करना, भोर में उठकर माता पिता को प्रणाम करना, अपने गुरुजनों को प्रणाम करना, मातृ पितृ सत्ता को, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए और ये प्रतिज्ञा करना कि जिस सनातन धर्म में, जिस भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ, उस सनातन धर्म का, ऋषि धर्म, वेद धर्म का, भारत माता का मैं गौरव बढ़ाऊंगा। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि भारत माता को, माता पिता को, मेरे कुल वंश को लज्जित होना पड़े। मैं वो काम करूंगा जिससे मेरे कुल वंश की, मेरी भारत माता की और मेरी भारतीय संस्कृति की पूरी दुनिया में इज्जत बढ़े। ऐसा मैं कुछ करके और कुछ बन के दिखाऊंगा। ये विचार जब सुबह आपके हृदय में, मानस में होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपनी हेल्थ भी अच्छे रखेंगे। मैं बार बार कहता हूं ना, शरीर से हमें बलवान बनना है। शरीर से क्या बनना है? और मस्तिष्क से प्रज्ञावान, मस्तिष्क से, हृदय से श्रद्धावान, हृदय से, और आचरण से शीलवान बनना है। आचरण से शीलवान, चरित्रवान बनना है। और यदि आप शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान और चरित्रवान हैं, तो आप जीवन में जो चाहे वो कर सकते हैं। आपके अलग अलग संकल्प हैं। कुछ आप में से बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई हमारे भाई प्रमोद सावंत जी की तरह पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। आप जो भी बनेंगे, सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनेंगे, और जब अच्छा इंसान होगा तो अच्छा हिंदुस्तान बनेगा, अच्छा भारत बनेगा, अच्छी दुनिया बनेगी। मनुष्य अच्छा होता है, एक व्यक्ति करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है। चाहे वो राजनीति में हो, कॉर्पोरेट फील्ड में हो, वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, रिसर्च में हो, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, वो मीडिया से लेकर विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, हमारा चरित्र इतना पवित्र होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए कि पूरी दुनिया हमसे प्रेरणा है। आप ऐसे ही बच्चे हो, आप में बहुत कुछ बनने की तमन्ना है। आपके माता पिता भी इसे यहां तक लेकर के आप आए हैं। स्कूल तो बहुत है, कॉन्वेंट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है। कॉन्वेंट स्कूल ज्यादातर ईसाई लोग चलाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल सरकारें चलाती हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ स्टेट के, क्योंकि ये स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही सब्जेक्ट है एजुकेशन। सेंट्रल स्कूल्स होते हैं अलग अलग जगह पर, कुछ रेजिडेंशियल, कुछ दूसरे।
सेंट्रल बोर्ड भी है, स्टेट बोर्ड भी है। और इनकी पढ़ाई के तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई को तो सभी जगह मिल जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेजेस आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जीवन में जो शौर्य, जो वीरता, जो पराक्रम, जो संस्कार, जो संस्कृति के प्रति दृढ़ता, प्रतिबद्धता, जीवन की श्रेष्ठता, आचरण की पवित्रता, जो संस्कार और शिक्षण, अभ्युदय और निश्चयस, एक तरफ हमारे एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो तो दूसरी तरफ हमारे हृदय में भारत ही नहीं विश्व विजेता होने का संकल्प होना चाहिए कि हम आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं। तो यही हमारा मूल मंत्र होता है। आपको ऐसा हम अपने भीतर शिक्षण से, संस्कारों से ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र और ऐसा नेतृत्व गढ़े कि हम जिधर चले उधर दुनिया आगे बढ़े। आप ऐसे बच्चे सभी बन सकते हो। हमारे पास इतना एकोमोडेशन तो नहीं है कि हम सबको आपको एकोमोडेट कर सके। वैसे तो जितने बच्चों को यहां पर बुलाया गया है सभी आचार्य कुलम में प्रवेश की पात्रता रखते हैं। आप सभी बच्चे इतने अच्छे हो, लेकिन हमको भी ऐसे कुछ पैरामीटर्स बना के थोड़े सो को रखना पड़ता है। फिर इसके बारे में और बात करेंगे कि और बच्चों को कैसे, कहां और एकोमोडेट कर सकते हैं। और अभी तो पूरे देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड की एफिलिएशन से जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो हमारा सपना है पहले 1 लाख और बाद में 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ना और आपको अच्छा शिक्षण देना, संस्कार युक्त शिक्षा देना, सनातन से जुड़े हुए अपनी जड़ों से जुड़ करके, और आप सारे आधुनिक विषयों का, मॉडर्न सब्जेक्ट्स का, सभी लैंग्वेजेस का, सबका नॉलेज पा करके एक श्रेष्ठतम प्रतिभाओं के रूप में अपने आप को विकसित कर सके। और प्रतिभा आज देखो केवल पूरी दुनिया में एक ही बाउंड्री है, वह है पॉलिटिकल बाउंड्री। और पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी अब तो खत्म होती जा रही है। किसी भी देश के नागरिक कहीं भी जाकर के यदि आप में ताकत है तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी खत्म हो जाती है सिटीजनशिप की, बस लीडरशिप की थोड़ी बहुत रहती है, वो भी लगभग काफी देशों में तो खत्म होगी। जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर जब भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो सकता है तो अब कभी ना कभी अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारतीय मूल का होगा। अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी थोड़ी बहुत बची, वो खत्म हो गई है। शिक्षा में कोई अब दीवारें नहीं है, चिकित्सा में कोई दीवारें नहीं है, संस्कृति संस्कारों में कोई दीवारें नहीं है, आर्थिक दीवारें तो कब की ध्वस्त हो चुकी हैं। सारी दुनिया एक वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे ऋषियों ने एक नारा दिया था, उस सोच के अनुकूल आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे सारे स्वार्थ और संकीर्णता की दीवारें ढहेंगी। जो प्रतिभावान बच्चे होंगे वो पूरी दुनिया में राज करेंगे। पहले दुनिया में राज करते थे तो राजा के घर में पैदा हो जाते थे, बड़े कुल खानदानों में पैदा हो जाते थे। आज से 75 साल पहले भारत के लगभग सारे राजवंश राजनीतिक रूप से तो खत्म हो चुके। अब हिंदुस्तान में किसी राजवंश का राज्य नहीं चलता है, बल्कि आपके वोट से चुने हुए लोग आपके एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम होते हैं। खैर, सामान्य घरों में पूरी दुनिया के स्टैटिस्टिक्स हैं, पूरी दुनिया के आंकड़े हैं इस बात के। पूरी दुनिया में सामान्य घरों में पैदा होने वाले बालक ही पूरी दुनिया में 99% असाधारण कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी ऊंचाई पर वही है। बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, रिसर्च में, हर काम में, सोशल सेक्टर में, स्पिरिचुअल सेक्टर में साधारण घरों में बालक पैदा हुए हैं, असाधारण काम कर रहे हैं। और वैसी असाधारण प्रतिभा आप सब में है। तो बच्चों, यहां से अब ये संकल्प आपको लेके जाना है, जिनका यहां एडमिशन होगा उनको यहां पढ़ाएंगे, बाकी पूरे देश में भारतीय शिक्षा बोर्ड को भी लेकर के जाएंगे। हमारा सपना है बहुत बड़ा कि हम आने वाले 20-25 सालों में कम से कम 5 करोड़
ऐसे राष्ट्रवादी बच्चों को तैयार करें जो भारत का झंडा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा कर दे, ऐसे बच्चों को। और उनमें से आप बच्चे भी हैं। तो सारे देश से बेटे और बेटियां यहां पर आए हुए हैं। आप सबको प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी माता पिता इतनी दूर आपको लेकर के आए और ये एक नया एक्सपीरियंस होता है। और इतनी ठंड में सब बच्चे आए और एक भी खोखा नहीं कर रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो बच्चों को सर्दी लग जाएगी, जुकाम लग जाएगा, कफ कोल्ड हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे खूब आनंद से रह रहे थे। तो बच्चों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो अच्छे बच्चे हैं। अभी हम पतंजलि गुरुकुलम से आ रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम, ये बहुत बड़े संकल्प है। और ये इसके बगल में पूरा आचार्य कुलम का परिसर है। प्रमोद जी आइए, इधर ही आइए। अब आप ही दो शब्द आशीर्वाद के कीजिए, कहेंगे यहाँ से। इधर बाईं तरफ जो है आचार्य कुलम है, ये तरफ पूरा पतंजलि यूनिवर्सिटी है। उसके आगे पतंजलि योगपीठ फेज 1 है, फेज 2 और गुरुकुलम में आप जाकर के आए हो। और आने वाले भारत के 15-20 साल के बाद का भारत कैसे होगा, वो आपका पूरे भारत से बच्चे आए हुए हैं। इसमें उत्तर भारत से कितने बच्चे हैं? उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया। और पश्चिम भारत से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और कहां से? जो पश्चिम भारत से बच्चे हैं वो हाथ उठाना। पश्चिम भारत से भी है। दक्षिण भारत से कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु, केरल आदि से। थोड़ा खड़े हो जाओ। दक्षिण भारत से जो बच्चे आए, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। थोड़े आए लेकिन और बढ़ जाएंगे। गोवा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु, केरल आदि से भी बच्चे आते हैं। थोड़े कम आते हैं, उधर ही बनाना पड़ेगा एक गोवा में बनाते हैं। और जो पूर्वी भारत से अब बच्चे हैं ना, बहुतों को तो ये नहीं पता कि हम किस में आते हैं। पूर्वी भारत से जो बच्चे आए, नॉर्थ ईस्ट से जो बच्चे आए हुए हैं, वो हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। नॉर्थ ईस्ट से एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और जिनको यही नहीं समझ में आया हम कहां से आए हैं, वो हाथ उठाओ। उसको ये पता ही नहीं लगा क्या, ये तो हंसी मजाक की बात थी। उसको पता नहीं लगा कि नॉर्थ कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, साउथ क्या है, वेस्ट क्या है। तो खैर आप, लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं। और इनके माता पिता भी एक ऊंचा संकल्प रखते हैं कि हम अपने बच्चों को खाली ये हिंदी पढ़ा दी और इंग्लिश पढ़ा दी या मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा दिया, इतना नहीं। हम अपने बच्चों को एक श्रेष्ठ प्रतिभाओं के रूप में खड़े। हमारे बच्चे ऐसे संस्कारवान बने कि दुनिया की का कोई प्रलोभन, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई संकट, संघर्ष उनको ढिगा ना सके। ऐसे योद्धा अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, ऐसे माँ बाप भी साथ में आए। एक बार सभी अभिभावकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपके अभिभावकों को आपको बहुत कुछ बनाने का संकल्प है। ये तो हम यहाँ यदि 5000 बच्चों का भी गुरुकुल खोल दें, आचार्य कुलम खोल दें, वो भी कम पड़ेगा। तो आप इन बच्चों को आशीर्वाद के 2 शब्द कहेंगे कि जिससे कि फिर हम बहुत जल्दी ही एक आचार्य कुलम, एक गुरुकुलम हम गोवा में भी खोल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदेव जी को प्रणाम करता हूँ, स्वामी ब्रह्मेशानंद जी को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी बच्चे जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है कि कितने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन चाहिए, हाथ खड़ा करें। सबको चाहिए। स्वामी ने जैसे कहा सबको तो पॉसिबल नहीं है, हाथ नीचे कीजिए। सबको तो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 150 बच्चे ही इस गुरुकुल में रहेंगे। और पतंजलि विश्वविद्यालय के गुरुकुल, जैसे स्वामी जी, बाबा रामदेव जी ने कहा, अभी यहाँ है इस भारतवर्ष में और बहुत जगह पे मैं विनती करूंगा और जगह पे भी उन्होंने इस तरह के गुरुकुल शुरू किए जाए तो फिर और ज्यादा बच्चों को एडमिशंस मिलेंगे। लेकिन मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोग यानी पहली एग्जाम पार करके यहाँ पे आए, यहाँ पे 5 दिन रहे। निश्चित रूप से यहाँ पे 5 दिन में आप बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, इसलिए आप बच्चों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी, यानी जो बच्चे यहाँ रहेंगे वो तो अच्छे पढ़ाई करेंगे,
लेकिन डेफिनेटली जो 5 दिन में ज्ञान मिला है उसके तौर पर आप भी उसी को आगे बढ़ाते हुए आप इस संस्कृति और धरोहर के साथ आप भी बहुत ही अच्छे आगे बढ़ेंगे, यही मैं आपके लिए यानी भगवान से मांग करता हूँ कि आपके लिए भी आपका फ्यूचर बहुत ही बड़ा हो और सबके लिए मेरा फिर से एक बार बहुत बहुत प्रणाम। तो आप जो आप आंखों में कुछ सपने लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा बनना। हम छोटे बच्चे थे ना, तो सबसे पहले हमने डायरी में लिखा मेरा भारत महान। हमको नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। तो अब हम जब बड़े हो गए तब हमको पता लगा जब मैं महान होऊंगा तब मेरा भारत महान अपने आप होगा। आप ऐसे बच्चे जो आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा से महान बनेंगे और इस भारत को महान बनाएंगे। आपको अनायास आज आशीर्वाद देने के लिए हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज आ गए, हमारे परम आदरणीय प्रमोद सावंत जी, जो इनका सबसे यंग, एनर्जेटिक, डायनेमिक और एक विजनरी मुख्यमंत्री। एक बार हमारे प्रमोद सावंत जी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी का। अभी हम खुद जा रहे हैं, शिवरात्रि पर बहुत बड़ा अनुष्ठान रखा है, लाखों लोगों का कार्यक्रम रखा है गोवा में। तो पूज्य ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद के 2 शब्द सभी अभिभावकों और बच्चों को कहें। पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज जी को वंदन। हमारे गोवा के बहुत ही सनातन धर्म में आस्था, निष्ठा, विश्वास और उसी धर्म को अग्रणी रूप से आगे ले जाने वाले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद जी और यहाँ बैठे सारे बच्चे और उनके माता पिता, आप सब लोगों को जय सच्चिदानंद। आज यहाँ मुझे इतनी खुशी है कि ये सारे जो बच्चे हैं इनके माता पिता को बाबा रामदेव जी पर भरोसा है, इसीलिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में सनातन धर्म को विकृति की ओर ले जाने का बहुत षड्यंत्र रच रहे हैं लोग। भारत देश को पीछे ले जाने के लिए बहुत काम हो रहा है। फिर भी आप सारे माता पिता जिन्होंने बाबा रामदेव जी जैसे योगर्षि, ब्रह्मर्षि और इस भगवा वस्त्र पर भरोसा रख के इन बच्चों को जो आप आदर्श दिखा रहे हो, यही अपना देश का आदर्श है। ये भगवा वस्त्र और यही ऋषि मुनियों की भूमि है, ये आपने ठान ली है। तो इस कार्यक्रम में मैं सारे बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि इतने अच्छे पेरेंट्स आपको मिले हैं और यही आपका सब कुछ है। और जब यदि आपकी वर्णी यहाँ लगेगी आचार्य कुलम में या पतंजलि में, तो बस सच्चा भारत यहाँ पढ़ाया जाता है, सच्चा भारत यहाँ जिया जाता है, वही आपके बच्चों को मिलेगा और यही आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। तो देखो बच्चों, आपको आपके माता पिता जिन परिस्थितियों से वो गुजरे, जिन संघर्षों से, चुनौतियों से, अभावों से, आपको उससे कहीं ऊंचा देखना चाहते हैं। जो वो ना पढ़ सके वैसा आपको पढ़ाना चाहते हैं, जो वो ना बन सके वो बनाना चाहते हैं। और जो उन्होंने जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, प्रतिकूलताएं सही, उससे भी बाहर आपको बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही सब आप बहुत प्यारे बच्चे हो। अब हमने तो ऐसे ऑडिटोरियम जिसमें आप बैठे हो, ऐसे जब 50 साल के होंगे तब देखे। कहां ऐसे ऑडिटोरियम बच्चों को कहां देखने को मिलते हैं। हमारे जिस स्कूल में हम पढ़ा करते थे उसमें बरसात में छत टपकती थी, सर्दी में कुत्ते कुतिया घुस जाते थे और गर्मी में कबूतर और चिड़िया, पंछी। हम शायद क्लासरूम में 10-20 बार बैठ के पढ़े होंगे। हम पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई की है, स्कूल में भी और गुरुकुल में भी। किसके नीचे बच्चों? तो
स्कूल में तो शीशम का पेड़ होता था और शीशम के पेड़ में से जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता था तो लंबी लंबी डंडी तोड़ के मास्टर जी पिटाई भी बढ़िया करते थे। जब पढ़ाई ना करे तो उसको वो निक्कर पहनाते थे तो पीछे नंगे बदन बढ़िया लगता था प्रसाद। तो हम स्कूल में पढ़े शीशम के पेड़ के नीचे। जब गुरुकुल में आ गए तो वहां तो क्लासरूम ही नहीं था, तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे पढ़े। और मेरे साथ अब गुरुकुल में मैं सीनियर था, पूज्य आचार्य जूनियर थे। पूज्य आचार्य जी को हमने पढ़ाया भी है, लेकिन वो हमारे छोटे भ्राता भी हैं और हमारे सहधर्मा, हमारे सहगामी भी हैं। आपको आशीर्वाद देने पूज्य आचार्य जी भी आ ही गए हैं। और आप सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य आचार्य श्री का एक बार जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। अभी हम याद कर रहे थे, बहुत जोर से अभिनंदन सभी की ओर से। करके बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। कुछ तो बच्चे जय बोलते बोलते पूरे उठ जा रहे हैं, इतना जोश है। तो आपको अभी पूज्य आचार्य जी को खड़े खड़े सुनना है कि बैठ करके? खड़े खड़े अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो हम भी खड़े रहेंगे, आप भी खड़े रहो। तो हाँ, ये तो ढोलक वाले बंदी नहीं रहो। चलो भजन सुनाते, ठीक। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, तालियों से। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो। खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की। तो चलो पूज्य आचार्य श्री आप सबको आशीर्वाद देंगे, उसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम आपके पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। पूज्य आचार्य श्री। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज और गोवा में हमारे सनातन परंपरा के गौरव पूज्य स्वामी जी और उस सुंदर प्रांत के बहुत सुंदर मुख्यमंत्री हमारे बहुत आदरणीय सम्मानीय भाई सावंत जी और आदरणीय बहन जी और सम्मुख सभी हमारे पूज्य संतगण, पूज्य हमारे ब्रह्मचारी गण, और विशेष करके बच्चों के सभी अभिभावक गण और सारे प्यारे बच्चों, आचार्य कुलम के लिए एक स्वप्न और संकल्प के साथ यहाँ पर पधारे सारे प्यारे बच्चों। आचार्य कुलम की एक व्यवस्थागत बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं। आप सभी शायद आचार्य कुलम के अंग न बन पाए,
परंतु आचार्य कुलम को अपने हृदय में लेकर के आचार्य कुलम को एक अपना आदर्श बना करके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग तो आपका खुल गया है। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी का सानिध्य आपको मिल चुका, आशीर्वाद भी मिलेगा, क्योंकि अच्छा होता है अच्छी संस्था में अच्छे गुरुजनों के सानिध्य में रह करके पढ़ना, पर यह भी कोई कम बेहतर बात नहीं है कि हम उन गुरुओं को, उन परंपराओं को आश्रय मान करके हमारी संस्कृति, वह एकलव्य की और आरुणि की और नचिकेता की संस्कृति भी है। ये ऐसे आदर्श बालक थे, ध्रुव की, प्रहलाद की, अपने सब कहानियां पढ़ी हुई हैं। तो समझ लेना कि सीखने के लिए, जानने के लिए जहां गुरुओं की आवश्यकता होती है, उनकी आशीर्वचनों की आवश्यकता होती है, वहीं अच्छे शिष्य बनने के लिए उन गुरुओं को लक्ष्य मान करके जहां बैठ जाएं, वहां से भी बड़ा सृजन करके आप दिखा सकते हैं। तो जिन बच्चों का यहाँ पर प्रवेश होगा, जिन बच्चों को प्रवेश नहीं दे पाएंगे, तो यह न समझ लेना कि जो गुरुकुल आचार्य कुलम के परिसर के अंदर हैं वही हमारे हैं, पर जो बाहर रहोगे हो सकता है उनके अच्छे बन करके भी आप दिखाएं, कहें कि जब हम कहीं मिले तो आचार्य कुलम में तो नहीं हो पाया था, पर आचार्य कुलम की मर्यादा को हमने जीवन का आदर्श बनाया है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए, भगवान से बहुत प्रार्थना है, और सभी लोग हम एक ही रास्ते के पथ के पथिक हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, पूज्य हमारे संतगण, हम सब उसको आध्यात्म की ओर से आगे बढ़ा रहे हैं। जो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग जो है ना, ये ऋषियों के बनाए हुए मार्ग हैं। जहां भी जाएं लक्ष्य तो एक ही है। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक राज पथ को, राजनीति को चुना, फिर भी इनका मार्ग भी हुई, वहां रह करके भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने मूल्य, उन मूल्यों की स्थापना उसी संकल्प के लिए जीते हैं। तो हमारे मार्ग, क्योंकि एक ही मार्ग से सब नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति, संस्कार और प्रकृति के अनुसार भी नहीं है, और ये ऐसा कोई इकलौता मार्ग ऐसा नहीं कि सारे एक ही रास्ते में बढ़ जाएंगे तो वो अटेंगे भी नहीं और बाकी रास्ते भी खाली हो जाएंगे। इसलिए मार्ग तो बहुत सारे ऋषियों ने बनाए, पर उन मार्गों में हर जगह पर एक मर्यादा है इस मार्ग की, उसकी एक व्यवस्था है, उस मार्ग के एक आदर्श है, एक उदाहरण है। और उन मार्गों में बढ़ने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे ऋषि, महर्षि, हमारे महापुरुष, हमारे राजपुरुष, जितने भी उस मार्ग पर उन्होंने गमन किया है, वो सारे हमारे लिए उदाहरण हैं, हमारे लिए वो आदर्श हैं। उनको यदि हम, क्योंकि अपने ऋषियों को, अपने पूर्वजों को अपने सामने महसूस करके, सामने देख करके यदि हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में कभी कोई गलती नहीं करते हैं। इसीलिए हम गलती और त्रुटि से रहित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और इतना सामर्थ्य भगवान आपको दें, और सारे माता पिताओं को, सभी अभिभावकों को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, आपकी भावना को, आपकी श्रद्धा को, आपकी सोच को, जो श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में अपने बच्चों का भविष्य और उन बच्चों को भविष्य के द्वारा राष्ट्र और संस्कृति का जागरण की जो आपकी सोच है, उसके लिए पुनः प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। तो श्रद्धाचार्य ने जो बोला कि अपने रोल मॉडल, अपने आइकॉन, अपने आदर्श हैं हमारे ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं, उनको अपने आंखों के सामने रखना और सदा आगे बढ़ना। अब सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ये तो अभी आपको कुछ बात बताई, कुछ और भी तो बातें बोलनी है ना। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेटियों में, दो बालक और बालिकाएं, तो बेटियां एक बार खड़ी हो जाएंगी आप में से, बेटियां एक बार सब बेटियों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। बेटियां बहुत बड़ी संख्या में हैं, कुछ थोड़ी लंबी हैं, कुछ थोड़ी छोटी छोटी सी लग रही है, कुछ तो लग ही रही है कि अभी 5 ही साल की हुई है।
कुछ 7, 8, 9, 10 साल की लग रही है। कितने साल तक की मर्यादा है यहाँ एडमिशन में? 10, जो भी 11 साल से तक की, तो कुछ 9 की, कुछ 10 की, कुछ 11 की होगी, जैसे भी है। एक बार सब बेटियां बैठ जाओ, आपसे कुछ कहना है। बच्चों के लिए तो शायद जगह नहीं है इस साल, बच्चों को शायद हम लोग अगले साल कुछ को ले पाए गुरुकुलम में। आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। आपको क्या आचार्य कुलम और पतंजलि गुरुकुलम का डिफरेंस पता है? ना तो माता पिता को पता और ना बच्चों को भी ज्यादा नहीं पता है। बस आचार्य कुलम का प्रचार बहुत हुआ है पिछले 9 सालों में, इसलिए आचार्य कुलम को सब जानते हैं। आचार्य कुलम का पहला परिसर, उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनका अभिनंदन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, गौरव है, भगवान के वरदान जैसे। दूसरा परिसर का उद्घाटन हुआ तो आदरणीय अमित शाह जी ने किया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। वो भी बहुत बड़े वीर योद्धा पराक्रमी, देश के हमारे सनातन के पुरोधा है। अब गुरुकुलम, जहां पहले आचार्य कुलम चल रहा था, वही क्या चल रहा है अब? गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम। दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? तो माता पिता भी समझ लो और बच्चे तुम भी समझ लो, दोनों में अंतर इतना ही है कि गुरुकुलम में मॉडर्न एजुकेशन तो पूरी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस है। तो बच्चे ज्यादा सिलेबस पढ़ने के लिए तैयार हो? बच्चे तो हर चुनौती को लेने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दो बच्चों। जो आचार्य कुलम में पढ़ते हैं उनको तो हम फिलोसफी पढ़ाते हैं, संस्कृत तो अनिवार्य है, उसमें भी शास्त्र के कुछ सूत्र, कुछ श्लोक वो करवाते हैं। और जो बच्चे अपनी इच्छा से, आचार्य कुलम के भी बहुत से बच्चों ने पूरी भगवत गीता याद की और उसके लिए कितना 20 या 25 हजार रुपए का, कितने रुपए का पुरस्कार है, वो पुरस्कार भी जीता है। एक बार उनके लिए भी अभिनंदन। तो आचार्य कुलम के बच्चों को अपेक्षाकृत उसमें, क्योंकि गुरुकुलम में हम 5वीं के बाद एडमिशन नहीं लेते, आचार्य कुलम में तो 6ठी, 7वीं, 8वीं और एक्सेप्शन के रूप में कुछ को 10वीं, 11वीं, 12वीं में भी ले लेते हैं, जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, क्योंकि उसका पाठ्यक्रम थोड़ा फ्लेक्सिबल है, सीबीएसई वाला पाठ्यक्रम है, तो वो सब पढ़ रहे होते हैं। गुरुकुलम वाले पाठ्यक्रम में शास्त्र पढ़ाते हैं थोड़ा, माने इंग्लिश के साथ, सोशल साइंस के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ, जो भी उसमें शास्त्र ज्यादा पढ़ाते हैं। तो आप में से अभी तो मैं बेटियों के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि हम 20-25 बेटियों का एडमिशन पतंजलि गुरुकुलम में ले सकते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। कल ही मुझे पता लगा, अभी मेरे ध्यान आया, कितने बच्चों का? 20 से 25 बच्चों का एडमिशन हम ले सकते हैं। और उसमें 3 विशेषताएं हैं। एक, खर्चा तो दोनों में हमारा बराबर आता है, वही 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आता है एक बच्चे के ऊपर हमारा, कम से कम। बड़े बच्चों पर वो खर्चा हमारा 5 लाख रुपए हो जाता है, 2.5 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। जब से पतंजलि कैरियर एकेडमी शुरू कर दिया तो खर्चा और बढ़ गया है। अकेले पतंजलि कैरियर एकेडमी का खर्चा ही वो करोड़ों रुपए में बढ़ गया है, करीब 2-2.5 करोड़ रुपए प्लस हो गया है। वो फिर वो 9वीं से शुरू करते हैं, हाँ 9वीं से फिर उसको शुरू कर देते हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और वो दोनों के लिए, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम के बच्चे दोनों भी पढ़ना चाहें, दोनों के लिए। खैर, तो यहां पतंजलि गुरुकुलम में
LKG, UKG, कक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, उसके बाद में एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि फिर वो शास्त्र पूरे कंठस्थ नहीं कर पाते। तो आप में से बेटियों में से कितनी बेटियां हैं जो भगवत गीता पढ़ना चाहती हैं? सभी पढ़ना चाहते हैं। आप सब लोगों के संस्कार ही ऐसे, इसलिए यहाँ पर आए, सभी पढ़ना चाहती हैं। कितनी बेटियां जो उपनिषद भी पढ़ना चाहती हैं? उपनिषद पढ़ाए ना, थोड़ा थोड़ा आपको बताए ना, ईश, केन, कठ, मंडूक, मांडूक के जो आपको परिचय, इंट्रोडक्शन करवाए ना उपनिषदों का, उपनिषद भी पढ़ाते हैं उसमें। नीचे कर लो हाथ सब बच्चे। इसका मतलब बच्चों में जागरूकता है। माता पिता को तो अभी ज्यादा पता नहीं है, उन्होंने सुन रखा है। हम गुरुकुल के पाठ्यक्रम में उपनिषद भी पढ़ाते हैं, गुरुकुल के पाठ्यक्रम में हम भगवत गीता भी पढ़ाते हैं, उसमें अष्टाध्यायी भी पढ़ाते हैं। इसमें खाली इंट्रोडक्शन करवाते हैं आचार्य कोलम में। तो यदि अब एडमिशन हो रहा है इस समय आचार्य कोलम का, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें तो मैं खुद गुरुकुलीय पाठ्यक्रम का पढ़ा हुआ हूं। आई एम द प्रोडक्ट एंड प्राइड ऑफ अवर गुरुकुल सिस्टम। तो देखो, गुरुकुल सिस्टम में थोड़ी मेहनत तो ज्यादा है, पैसे हम जानबूझ के कम लेते हैं, और उसमें भी जो बच्चे फुल मार्क से लेकर के आते हैं उनका तो पूरा माफ करते हैं। जो बच्चे 90% अलग अलग उसके क्राइटेरिया बना रखे हैं। 25,000 से लेके अधिकतम हम 1 लाख रुपए लेते हैं एक बच्चे से। 25,000 से 1 लाख रुपए तक। सुन रहे हो बेटियों? अभिभावक भी आपके बैठे हुए। 25,000 से हम 1 लाख रुपए, माने जिनके कुछ हमने क्राइटेरिया बना रखे, 70% से कम नंबर आते हैं उनसे 1 लाख रुपए लेते हैं। 70% से अबाउ जिनके नंबर आते हैं उनसे 75,000, 50,000, 25,000 साल के। ये साल की बात कर रहा हूं। उद्देश्य है हम ऐसे बच्चे तैयार करें जो हमारे शास्त्र में भी निष्णात हों, और उनको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और मॉडर्न एजुकेशन के सारे कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, सब कुछ पता हो, लेकिन उनके मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा में पूरा ऋषित्व हो, देवत्व हो। तो ये 2 तरह के हमने पाठ्यक्रम बनाए हुए। एक में शास्त्र का संदर्भ है, एक में शास्त्र ही पूरे सम्मिलित है, उसमें व्याकरण भी पढ़ाते हैं। अष्टाध्यायी नाम सुना? सूत्र भी याद किए? क्या क्या सूत्र है? आईयोन, रील री, आई आउट, हयावरन, प्लान, यामंगनम, जाबय, गाडगस, जाबगाडगस। एक बार जोरदार ताली बजा दो, बच्चे तो होशियार है, सब ने याद किया। और आगे क्या सूत्र है? कौन सा याद किया आगे? वृद्धिनादेश भी याद किया। अच्छा, और गीता के क्या याद किया? श्लोक याद किए। पेट के 4 श्लोक क्या क्या याद किए? अभयम सत्व ज्ञान दानम तमश्च अहिंसा त्यागः शांति दया भूतेश तेजः क्षमा अद्रोहो नातिमानिता। बैठे हो। संपदम दैवीम अभिजातस् दंभो दर्पोऽभिमानश्च अज्ञानम दैवी संपद विमोक्षाय। चलो, आपको क्यों याद करवाए? सुनो, शांत, रुक जा। क्यों याद करवाए? आपको ऐसा बनना है। आपने बहुत कुछ यहां पर सीखा है। अष्टाध्यायी के भी सूत्र याद किए हैं, वेद के मंत्र भी याद किए हैं, गीता के श्लोक भी याद किए। और इसका याद कराने का मतलब क्या? ऐसा आपको जीना है।
ये गीता के 5 अध्याय जिंदगी में कभी भूलना नहीं, और भगवत गीता अपने पास में रखना। सबको क्या क्या दिया गया याद करने के लिए? श्लोक पेपर में दिए ना, वो पेपर अपना साथ ही रख लेना। कहाँ है पेपर? अपने बैग में है ना, ठीक है। हाँ दिखाना भाई। हाँ तो ये इसमें वेद का भी मंत्र है। वेद के को मंत्र बोलते हैं बेटा, उपनिषद के जो है उनको ऋचा बोलते हैं। वेद की भी ऋचाएं, उपनिषद की ऋचाएं, मंत्र बोला जाता है वेद के, उपनिषद की भी ऋचाएं ऐसा बोला जाता है, और गीता के श्लोक, है ना। और फिर सेनाओं भी किया, फिर अष्टाध्यायी के सूत्र भी याद किए, फिर आपने ये भी भगवत गीता के भी याद किए, इनका अर्थ भी याद, है ना, समझ में आ जाएगा। ये इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना। छोटी भगवत गीता भी दी है। हाँ ब्रह्म थी ना। हाँ तो छोटी भगवत गीता। चलो अब तो आज आपको जाना है ना। अच्छा बैठो बैठो, अभी उठ के मत आओ, उठ के मत, अभी अभी कुछ बात कर रहे हैं आपसे। हाँ का मतलब भी समझाया, लाइक कितने तरह के वेद होते हैं, उनके उपनिषद 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद मतलब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जो कि एक पुस्तक में लिखा है। क्या बात है भाई, ईश्वरीय ज्ञान की और हमारे सारे धर्म का हमको यहाँ वेदों के बारे में बताया गया, क्यों उन्होंने ऋषियों को किस अवस्था में वेद दिए, और कहाँ से भगवान ने उनको। जी, और हमको ये शास्त्र और उनकी मूल्यता सिखाई। और योग में क्या क्या? योग में हमें सूर्य नमस्कार सिखाया, और कुछ बैठने वाले आसन और खड़े होने वाले आसन, और योगपीठ और योगिक प्राणायाम भी सिखाया। 3 कपाल भाती, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। भस्त्रिका से शुरू करते हैं कि अनुलोम विलोम से? दूसरा कपाल भाती, तीसरा अनुलोम विलोम, आंखें बंद करके भ्रामरी, फिर क्या बोलते हैं बाद में? ओम। ये तो सिखाया ना, इसको घर पे भी करना है, ठीक है। आपने क्या सीखा जी बाबू जी? आपका क्या नाम है? अवनी आप कौन सी क्लास में पढ़ते? योगी ये तो छोटी वाली है। आपको भी पढ़ना है, तो फिर आप क्यों आई हो? एडमिशन करवाने। भैया का एडमिशन? सात्विक। तो ये भैया का एडमिशन कराने आई है माता जी। तो आपका भी एडमिशन करूंगा और भैया का भी साथ में रखूंगा, ठीक है। चलो जाओ। हाँ। ये भैया का एडमिशन कराने आ गई है। सुनो बच्चों, आपसे कुछ कहना है बेटियों से। बेटों का तो देखो अभी हमारे पास अभी ना जगह कम है, उसमें भी कुछ जगह होगी तो बता देंगे। तो गुरुकुलम, आप आइडियोलॉजिकली गुरुकुलम में और आचार्य कुलम में कोई भेद, फैसिलिटी भी दोनों में, और एकोमोडेशन भी। अभी तो एकोमोडेशन अगले साल तक, अगले साल दिवाली पर पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम से भी ज्यादा अच्छा एकोमोडेशन हो जाएगा, देख लो। हाँ, अभी आचार्य कुलम बहुत एकदम पूरा बड़ा साम्राज्य दिखता है ना। अरे इतना बड़ा स्कूल है, इससे भी बड़ा। अभी पहले जो आचार्य कुलम था वही गुरुकुलम चल रहा भी, एकदम जैसे भारत की पार्लियामेंट होती है ना,
कुछ उससे भी भव्य जो है वो पतंजलि गुरुकुलम बन करके दिवाली तक तैयार हो जाएगा, नया परिसर। तो इसलिए पतंजलि गुरुकुलम में और आचार्य कुलम में आइडियोलॉजिकली कोई भेद, एजुकेशन में भी कोई भेद, कैरिकुलम में थोड़ा हैवी पड़ता है। कैरिकुलम में क्या पड़ता है? थोड़ा हैवी। तो उसमें थोड़ा शास्त्र याद करो तो दिमाग खुलेगा ना। अच्छा बताओ, शरीर से मेहनत करने से शरीर कमजोर होता है कि शक्तिशाली? ऐसे दिमाग से पढ़ाई करने से दिमाग कमजोर होता है कि शक्तिशाली? लेकिन कुछ बच्चे ना दिमाग से मेहनत पूरी नहीं करना चाहते, पढ़े रहते हैं, कुछ शरीर से पूरी मेहनत नहीं करना चाहते। तो जितने भी अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, अपने बच्चों का अभी हमारा कितना खर्चा आता है 5वीं कक्षा में? 2,14,000। तो जिनको डबल पैसे खर्च करने हो वो तो आचार्य कुलम में पढ़ा लेना, और जिनको आधे पैसे खर्च करने हो वो आधे नहीं, आधे में भी 1/4, 25,000 से 75,000 में हमारे सभी बच्चे आ जाते हैं। इतना जिनको खर्च करना हो, जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसका खर्चा कितना लगेगा? मात्र 25,000। कितना? बस। तो खैर ये तो माता पिता की जानकारी के लिए है, बच्चों को तो क्या लेना देना पैसे से, सब माँ बाप का माल है। तो पतंजलि गुरुकुलम का जो पाठ्यक्रम है वो दुनिया का श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम है, और दूसरे नंबर का पाठ्यक्रम आचार्य कुलम का है। बाकी फिर ये जो CBSE और ये बाकी सारी चीजें, ये तो पढ़ाई के नाम पर नौकर तैयार करते हैं, अक्षर ज्ञान देते हैं, सब्जेक्ट का ज्ञान देते हैं। उसमें जीवन के वो जो सनातन मूल्य हैं उनका समावेश करिकुलम में नहीं है। इसीलिए आजादी के 75 वर्ष बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड बना। अब उसका पाठ्यक्रम नीचे से शुरू होकर के और ऊपर धीरे धीरे 2-3 साल लगेंगे हमको, 10वीं 12वीं में भी बाद में बोर्ड भी भारतीय शिक्षा बोर्ड का 2-3 साल बाद लागू हो जाएगा, और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन सिस्टम होगा जो आपको यहां पर बताया जा रहा है। इसलिए आप में से जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं और पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो यहां से कार्यक्रम पूरा होने के बाद में जो बच्चों को तो इतना पता है कि हमें स्वामी जी जो बता रहे हैं वो पढ़ना है। आपको भी ज्यादा होशियार मत बनना, आपको भी ज्यादा पता नहीं है, आप होशियार बनते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना, तो अपने आपको होशियार समझते हो, आप होशियार हो नहीं क्योंकि आप BA, MA, PhD कोई है। आप में से टीचिंग उसमें कितने लोग हैं? माता पिता में जो टीचिंग लाइन में है, जरा हाथ उठाओ। दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। चलो भाई एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। करीब 101 अभिभावक हैं जो टीचिंग लाइन में हैं। बिजनेसमैन कितने, जरा हाथ उठाओ। बिजनेसमैन कोई अपनी दुकान करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, कोई हाथ नीचे कर लो। बाकी नौकरी पेशे वाले कितने लोग हैं? नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अपने धंधे के अलावा, अपने बिजनेस के अलावा जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है। और जो खेती किसानी करते हैं वो हाथ उठाना, खेती किसानी वाले। बाकी तुम कुर्सी में बच गए, पर किसी में हाथ नहीं उठा रहे बिजनेस नौकरी। मैंने देखा कोई किसी में भी हाथ नहीं उठा रहा, ना एजुकेशन में, ना नौकरी पेशे में, ना खेती बाड़ी में। कुछ बोलते थे हम तो हाउस वाइफ है, ये कौन सा पेशा है? तो ये घर चलाने वाला पेशा है। खैर, तो सुनो, मैं आपको सबको एक बात कहना चाहता हूं। आप यहां पर जो आए हो, ना आपको आचार्य कुलम का ज्यादा पता है, ना गुरुकुलम का ज्यादा पता है। आपको मैं एक ही बात कहता हूं, मैं मुझसे कोई पूछता है कि अपने बच्चे को गुरुकुलम में डालें कि आचार्य कुलम में, मैंने कहा पैसा ज्यादा है तो आचार्य कुलम में डाल दो, कम है तो गुरुकुलम में डाल दो।
तो फिर आदमी का ईगो हर्ट होता है। तो मुझे लगता है मुझे अगले साल से आचार्य कुलम और गुरुकुलम की फीस बराबर करके बाकी उनको छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप दे करके दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तब तुम समझ लो। आपको ऐसा लगता है बहुत खर्चा कम होता है तो शायद पढ़ाई का लेवल थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं। डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के जिनके 100, 200, 500, 5, 10,000 करोड़ के टर्नओवर है, वो अपने बच्चों को आचार्य कुलम में पढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि आचार्य कुलम में थोड़ी तपस्या भी ज्यादा है। आचार्य कुलम में तपस्या कैसे, सॉरी गुरुकुलम में तपस्या ज्यादा कैसे? यहां छुट्टी मिलती है 2 महीने की। कितने दिन की छुट्टी देते हो गर्मी में? हाँ, गर्मियों में 30 दिन की, और दिवाली पर 20 दिन की, तो 50 दिन की छुट्टी मिलती है। वहां छुट्टी मिलती है खाली 15 दिन की। कितनी दिन की छुट्टी? भी ज्यादा नहीं देते, क्योंकि घरों में जाकर के फिर बच्चे कुछ उत्पात ज्यादा करते हैं। और हमारे बच्चे तो जो फिर वो कहते हैं हमको घर में जाके करेंगे, बोर हो जाते हैं, तो कहते हैं जल्दी हमको वापस भेजो। तो हम बस गुरुकुलम में छुट्टी कम देते हैं, पुरुषार्थ ज्यादा कराते हैं, थोड़ा शास्त्र ज्यादा स्मरण कराते हैं। एक बच्चे को, रुक जा बेटा, एक बच्चे को जब तक वो 11वीं 12वीं तक जाता है, 10वीं तक ही, जबकि 10वीं तक पढ़ते पढ़ते बच्चे को 21 शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। ये गुरुकुलम का पाठ्यक्रम। कितने शास्त्र? 21 शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, फिर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, 9 उपनिषद, भगवत गीता और 1 वेद। तो बोलिए इतना कराते कैसे? सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे पास बच्चा रहता है और किसी बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता, किसी बच्चे को। यहां तो छोटी छोटी बातों बच्चे बोलते मुझे स्ट्रेस, और बच्चों से मैं सुनता हूं ना डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा तेरे को पता है डिप्रेशन का मतलब क्या? डिप्रेशन हो गया। तो सुनो बच्चों, ये तो आपके लिए तो सामान्य जानकारी है, माता पिता के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो अपने बच्चों को, जिनका आचार्य कुलम में अभी प्रवेश नहीं हो पाएगा, इनका रिजल्ट अभी लगा दे, 19 को लगेगा। तो आप लोगों को इतनी जानकारी मैंने अभी दे दी कि जिनका आचार्य कुलम में प्रवेश ना हो पाए, उन बच्चों का प्रवेश कहां दिला देना, ये मेरी आज्ञा है। क्योंकि आप मुझे अपना क्या मानते हो? आदर्श मानते हो। और बैठो बैठो, खड़े मत हो, खड़े मत हो। गुरु मानते हो। क्यों गुरु मानते हो मुझे? गुरुजी, यहाँ से अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ये संस्कार के साथ साथ दुनिया में सामान्य रूप से जो चुनौतियां हैं उनको सब अच्छी तरीके से कर पाएंगे, इसलिए वो चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाएंगे। बैठो बैठो, उठो नहीं, तुम तो फोटो खींचने लग गए। मैं तो तुमसे कुछ पूछने लगा था। फोटो नहीं खींचो, ऐसे नहीं करते, है ना? हाँ, नीचे बैठो। तुम कहां से आए हो बच्चों? बिहार से आए। बैठो बैठो, कोई आगे नहीं आएगा, आगे आना मना। हम कुछ पूछे उसको उतना ही समझो। बिहार, गया। गया से, भगवान बुद्ध की भूमि से आए हो। क्यों पढ़ाना चाहते? हम पढ़ाना चाहते इसलिए कि मेरे बच्चे में अच्छे संस्कार आए। आप लोग कह नहीं पा रहे हो पूरा, अच्छे संस्कार आए और बच्चे ऐसे रफ टफ बन जाएं कि दुनिया की हवाओं के झोंके में ना बहे, बल्कि दुनिया बदलने वाले बने आपके बच्चे। ऐसे मजबूत बच्चे अपने बनाना चाहते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों में बच्चे बहक जाते हैं आजकल। बच्चे अरे सब कंप्यूटर से नहीं हटते, गेम्स खेलते रहते हैं। माँ बाप कुछ बोले तो वहां पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते माँ बाप के साथ, झगड़ा करने के लिए। और यहाँ बच्चे जो बताए, अब यहाँ अभी आपने कोई कंप्यूटर गेम खेला या? बैठे रहो, बैठे रहो। हाँ, क्या बोला? आपको यहाँ कंप्यूटर गेम की याद आई? नहीं। अच्छा, तुम घर में कंप्यूटर गेम कितने बच्चे खेलते थे? ईमानदारी से बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। हाथ उठाओ।
हाँ 3 बजे 4 बजे 5 बजे, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ स्कूल टाइम में करीब 80% बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते और टीवी में तो देखते थे ना कार्टून। कार्टून कितने बच्चे देखते थे? सभी 99% कार्टून। और कुछ माता पिता ने अपने घर में टीवी नहीं रख रखा, वो हाथ उठाना कि भाई टीवी से ना बच्चे बहुत, उनका समय शक्ति ऊर्जा नष्ट होती है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। आप कहेंगे इससे बच्चों को टीवी देखने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब तो अमेरिका जैसे देशों में बच्चों को गैजेट से, टीवी से, इन सारी चीजों से दूर रखा जाता है, जो जिससे कि उनकी अपनी प्रतिभा बढ़ सके। फालतू की चीजों में लगे रहते हैं बच्चे। हाँ, ये छोटा मोबाइल लगते हैं, ठीक है। हाँ, बड़ा बच्चा यही पढ़ रहा है। अब ये क्या करते हैं माता पिता कि बच्चे हिला लगे रहेगा, मैं अपना काम कर लूंगी, ले इस पर खेल ले। तो अपना मेरे काम में बाधा ना आए। मैं घर में काम कर रही हूँ, रसोई में काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, सब्जी पका रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, घर में काम कर रही हूँ, तो बच्चा मोबाइल पकड़ा देते हैं, इसमें देख ले तेरे को जो देखना है। और वो तुमसे ज्यादा अच्छे से फिर बच्चे उसमें सारी चीजें ढूंढ ढांड के कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। और मोबाइल उससे छीन लो तो लड़ाई करने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। अच्छा बताओ, मोबाइल के कारण से कितने बच्चों ने झगड़ा किया माता पिता से? हाथ उठाओ ईमानदारी से। कुछ बच्चों ने ईमानदारी से हाथ उठा दिया, बाकी झगड़ा तो 80% ने किया है। जब माता पिता मोबाइल छीनते हैं तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। एक दो बच्चों ने बोला अच्छा लगता है। अभी तुम मेरे पास आ जाओगे, समस्या यही है, इसलिए मैं वापस अपने इधर ही आ जाता हूं। तो सुनो बच्चों, लास्ट, घर में मोबाइल के कारण से माता पिता से झगड़ा, टीवी देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए झगड़ा, माता पिता के सामने ऊंची आवाज में बात। हमें कई बार अपने अच्छी बुरी बातों का नहीं पता होता। माता पिता किसी बात के लिए रोकें तो माता पिता के सामने उल्टा, तो कई बार हम ऐसे बेहोशी में करते रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें सीखना बेटा, इन्हीं से देखो। मैं आज आपके सामने लास्ट बात बता रहा हूं। मैंने एक बार भी माता पिता के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, इसलिए स्वामी रामदेव बना। और माता पिता के साथ कुछ तो बच्चे माता पिता के डिसम करने लग जाते हैं, माता पिता को लात मारने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, इतने वायलेंट हो जाते हैं ना। कभी भी माता पिता के सामने लड़ाई झगड़ा। अच्छा, तुम भाई बहन भी आपस में झगड़ा करते हो क्या घर में? हाँ, तो सबने बोला रे राम राम। अच्छा सुनो, बैठ जाओ। अच्छे बच्चे, माँ कम से कम सच्ची बात तो बोल रहे हैं। आपस में भाई बहन भी झगड़ा करना नहीं चाहिए। वो ऐसे झगड़े करते रहते, क्यों कर रहे हो कोई पता ही नहीं। किसी से पूछो क्यों करते, बड़ा मजा आता है, मजा आता है। तो बच्चा सुन लो, देखो हमने कभी झगड़ा किया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? झगड़ा करने की जरूरत, रूठना नहीं। कुछ तो ऐसे मुंह फुला करके रूठना समझते हो ना, सबको पता है। रूठ करके बैठ जाते। कभी भी रूठना, माता पिता का कहना मानना। क्या मानना? माता पिता का। बस एक चीज गड़बड़ मत करना, किसी के माता पिता यदि बीड़ी सिगरेट शराब पीते हो तो वो मत करना। किसी के माता पिता को गुटखा खाने की आदत है, किसी के तंबाकू भी। ये बिहार में, यूपी में और ये गुजरात में भी करते कई जगह। अब तो वो रेडीमेड आ गया ना, रजनीगंधा, विमल, कमला पसंद, पता नहीं क्या क्या, शिखर,
सब बेकार की चीजें। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपके घर में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता या पिता ज्यादा गड़बड़ करते हैं? माताएं तो 99% अच्छे होते हैं, एक बार उनके लिए ताली बजा दो। पिता भी अच्छे होते हैं लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ कर लेते हैं कुछ चीजों में, खाने पीने में। कितनों के पिता ऐसे हैं जो गुटखा खाते हैं? जरा एक बार ईमानदारी से हाथ उठाना। ईमानदारी से, कोई झूठ बोलेगा पाप लगेगा, तुम्हारा कुलवंश नष्ट हो जाएगा झूठ बोलोगे। नीचे कर लो। अरे कोई हाथ उठाए ना उठाए, यहाँ गड़बड़ है तो उसको मैं ठीक करने का उपाय बताऊंगा। अच्छी बात है। और कितने के ऐसे पिता हैं, कितनों के ऐसे पिता हैं जो कभी कभी दारू पी लेते हैं, रोज तो नहीं, कभी कभी। 1 2 3 4 5 6 मैं किसी को ऐसे देख रहा हूँ, खाली हाथ देख रहा हूँ, शकल नहीं देख रहा हूँ। नीचे कर लो। आजकल पीने लग गए कुछ लोग। तो मैंने क्या काम किया, इस बार जब बच्चे घर गए तो उनको एक तरकीब बताई छुट्टी में। पतंजलि गुरुकुलम के तो सब बच्चों ने काम किया, घर जा करके उपवास कर दिया कि जब तक पापा आप दारू नहीं छोड़ोगे हम खाना नहीं खाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। ये आप बच्चों को मेरी ट्रेनिंग है और ये मेरा आदेश भी है, एक गुरु की आज्ञा है। जिनके पिता दारू पीते हो तो बोला आप या तो दारू पीना बंद करो, नहीं तो हम खाना खाना बंद। मैंने भी किया है, सुना आपने मेरे से? हमारे दादाजी पीते थे हुक्का और पिताजी हुक्का बीड़ी दोनों, मैंने दोनों का छुड़वाया। दारू तो पीते नहीं थे, दारू तो ठेका ही नहीं था गांव में अड़ोस पड़ोस में 10-15 किलोमीटर तक। तो आप भी अपने माता पिता की क्या छुड़ा सकते हो? दारू, गुटखा, तंबाकू। और यदि माता पिता झगड़ा करे ना तो आप बीच में खड़े हो जाना। क्या कभी किसी किसी के माता पिता ना बोलते नहीं है, नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर हम सोचे अभी शुरुआत कौन करे, माता पिता में झगड़ा हो जाता है। तो आप लोग इसको भी कम करवा सकते हो, क्योंकि माता पिता झगड़ा करेंगे तो आप पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे तो अभी मेरी बातें सुन के करेंगे भी, करेंगे तो अकेले में करेंगे। तुम्हारे स्कूल जाने के बाद पीछे से ढुसम ढुसम करेंगे। तो सुनो, चलो एक दो काम तो कर लेना। किसी के घर में बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का ये नशे का सेवन, ये बुरी चीजें हैं। क्या है ये? इससे लंग, लीवर, किडनी, हार्ट, पूरा जीवन खराब होता है। बहुत बेकार चीज, कैंसर जैसे रोग होते हैं। हाँ, गंदी आदत है ये सब। क्या है बोलो? अच्छा, ये बच्चा कह रहा है ये बाहर के लोग अंग्रेज ले आए यहाँ पर, हमारे यहाँ दारू नहीं पीते थे, अमेरिका से लोग ले आए। ब्रिटेन से। अच्छा चलो कोई। अच्छा ये बताओ, चाय कितने बच्चे पीते हैं? मैं तो कभी पीता ही नहीं। चलो नीचे कर लो। चाय भी बच्चों को, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं। दूध में चाय पत्ती डाल दो और बाद में दही जमाओ, फिर उसमें से मक्खन निकालो, मक्खन नहीं निकलेगा, दही भी अच्छे से नहीं जमेगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। चाय कॉफी भी अच्छी नहीं होती बच्चों, अच्छी होती तो हम भी नहीं पिलाते आपको यहाँ, लेकिन आपको चाय कॉफी पिलाई या एक भी पिला देते हैं कभी कभी, जड़ी बूटी वाली। चाय कॉफी भी नहीं पीना। अच्छा ये बताओ, मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि उससे किसी जीव की क्या होती है? हत्या। तो हमको हत्यारा होना है? किसी जीव को मारना है? जीवों से प्यार करना चाहिए कि मारना चाहिए? आप किसी जीव को पैदा कर सकते हो? बकरे को, मुर्गे को, मछली को पैदा कर सकते हो। और कुछ लोग आदत है बस घर में, बिहार वालों को, असम ओडिशा वालों को, बंगाल वालों को मछली खाने की आदत है। और उत्तर भारत में भी काफी लोग मुर्गे, बकरे, मटन, मीट खाने लग गए। मगर गाय का मांस खाएंगे नहीं, बाकी छोड़ेंगे नहीं।
और अंडा भी खाते हैं कुछ लोग, क्या खाते हैं और उसमें क्या बताते हैं, प्रोटीन। तो हेल्दी प्रोटीन किस में होता है, दालों में। हेल्दी प्रोटीन किस में होता है, दूध में, दही में, छाछ में भी हेल्दी प्रोटीन होता है। फिर क्यों खाना, उसमें बीमारियां बहुत होती है। ये खाली खराब आदतें हैं। खैर ये तो बहुत कुछ आपको सिखाया है, माता पिता भी अपने जीवन में इन चीजों को अपनाए, क्योंकि जीवों की जब हम हिंसा करते हैं, चाहे हम कटा हुआ मांस लेके आए, कुछ तो घर में ही काट देते हैं, मुर्गा, ये सब, इससे क्रूरता बढ़ती है अपने भीतर, घर में अपवित्रता आती है। आप कहेंगे ये तो आजादी है खाने की, कोई कुछ भी खाए, ऐसी बात नहीं। इन चीजों से नुकसान होता है। क्या होता है बोलो, अपना शारीरिक नुकसान होता है और इससे अपना धार्मिक हानि होती है बहुत ज्यादा। अपने जीवन में इससे अपशकुन होते हैं। जीवन में बहुत तरह की बाधाएं आती हैं। कई बार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। खैर ये तो आपको बहुत कुछ सिखाया। लास्ट मैंने बेटियों के लिए बोला कि आप जिन बच्चियों का आचार्य कुलम में एडमिशन ना हो, उनका अभिभावकों किस में एडमिशन करा देना, गुरुकुलम में। बहुत आप यहां देख करके भी आ सकते हैं। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छा बना रहे हैं, बहुत अच्छा करिकुलम है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं कह रहा हूं तो चला तो हम ही रहे ना, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है उसका। किसी माता पिता को इसमें कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, एक माइक ले जाना नीचे, है ना, ये बेटी कुछ पूछना चाहती है, आप पूछोगे? हाँ, इसको देना। हाँ आचार्य जी, क्या हम लोग जब यहाँ से जा रहे होंगे, हम आचार्य कुलम के स्कूल में घूम के आ सकते हैं? अच्छा, गुरुकुलम में घूम के ना? गुरुकुल में नहीं, आचार्य कुलम में। अब तो वही तो नहीं रहे जी आचार्य जी, वो दूसरे गुरुकुलम में घूमना चाहते हैं। आचार्य कुलम में तो आप नहीं रह रहे। लड़कियां रहती हैं स्कूल में। आप तो गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हो ना, ठीक है। तो सभी आचार्य कुलम में भी घूम सकते हैं। इसके सामने गुरुकुलम है, कोई भी देख सकता है, देखने हो, ठीक। दूसरी बात, एक अपना गुरुकुल है, दूसरा जहां सीबीएसई का ही पाठ्यक्रम है, जहां से मैंने सबसे पहले मैंने जहां से यात्रा शुरू की, ये गुरुकुल घासेडा है, रेवाड़ी के पास। वहां पर भी फैसिलिटी थोड़ी कम है, एकेडमिक्स, बाकी सारी दिनचर्या पाठ्यक्रम वही सेम है। तो गुरुकुल घासेडा में भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वहां पर भी खर्चा वही 1 लाख रुपए से कम वाला ही है। तो ये मैंने इसलिए जानकारी आपको दी, बहुत लोगों को, क्योंकि आप लोग रोज तो मुझे योग के बारे में ज्यादा सुनते हो, एजुकेशन के बारे में मैं कभी कभी बोलता हूं। अभी आने वाले 3-4 सालों तक तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हमारे सीबीएसई के अकॉर्डिंग होंगे। बाकी भारतीय शिक्षा बोर्ड का ऐसा पाठ्यक्रम है, वैसा पाठ्यक्रम पूरी दुनिया में किसी ने अभी तक करिकुलम सिलेबस डिजाइन ही नहीं किया। तो शिक्षा की एक नई दृष्टि उसमें है। और भारतीय शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी देश और दुनिया के किसी भी स्कूल में ट्रांसफर लेना हो, किसी कारण से परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना हो गई या